हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हम देख रहे थे इससे पहले वाला जो हमने देखा था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना ये बीए वालों के लिए है, ठीक है ना, बीए थर्ड ईयर के लिए, ये बीए थर्ड ईयर के लिए है। और इसमें भी अगर आपको ध्यान रखना है तो ये जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो पहला पेपर है। कौन सा पेपर है? पहला पेपर है। पहले पेपर में हमने इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें देखा था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको बनाने के लिए कर्ता के रूप में कौन होता है, तो जिसका आपको, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ताकि समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो बनते हैं, समझौते शांति के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीज़ें घटनाक्रम होता है उसके अभिकर्ता कौन है, ठीक है। तो वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राज्येतर या अंतर्राष्ट्रीय कर्ता कौन है, उसके प्रकारों को हमने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट भी कर लें, ठीक है। तो इस आज के टॉपिक के हम बता रहे हैं आपसे कि राज्येतर यानी मेन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने वाला होता है, मेन जो रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ने और बुनने में, वो होता है राज्य। लेकिन आज की कंडीशन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कर्ता के तौर पे, एक्टर के तौर पे सिर्फ राज्य अकेला नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है। काफ़ी ऐसे राज्य के अलावा भी चीज़ें हैं, संस्था है, और यहाँ पे जो हम डिटेल से देखने वाले वो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं, उनके संबंधों को बनाते, बिगड़ते और वृद्धि करते हैं। तो हम यही देख रहे हैं राज्येतर यानी राज्य के अलावा ऐसे कौन कौन से कर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर महत्वपूर्ण उनका योगदान है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनके प्रकार हैं जो यहाँ पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ, वो ध्यान रखना है कि लगभग विश्व में अगर देखें तो लगभग 33% जो इंटरनल रिलेशनशिप जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो राज्येतर होता है। क्या होता है? राज्येतर। समझ में आ रहा ना? यानी राज्य के अलावा जो समूह संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लगभग 33% हिस्सा है। कितना? 33%। और दूसरी बात ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय क्रियाशीलता का करीब 50% से भी अधिक भाग गैर राज्यकर्ताओं के द्वारा होता है। यानी राज्य के अंदर गैर राज्यकर्ता, इसको अंतर्गत तो 50% वर्ल्ड लेवल पर इनका तालमेल रहता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप जो बनते हैं उसमें भागीदारी के तौर पे अगर देखें तो गैर राज्यकर्ता या राज्येतर संस्थाएं काफ़ी आगे हैं। और इसको लेकर 1900 अगर एक की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 180 ऐसे राज्येतर संस्थाएं थी, समूह थे, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहल कर रहे थे या संबंधों को बढ़ा रहे थे। वर्तमान की बात करें, जैसे कि 1975 की आसपास की बात करें तो 2500 के आसपास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन या समूह थे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दे रहे थे, उनका योगदान था। लेकिन वर्तमान में तो इसकी काउंटिंग ही नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रोल करता कौन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है। तो व्यापक चित्र फैला हुआ है राज्य के अलावा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंटों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे प्रकार बताए हैं जिससे आप समझ पाए कि कौन कौन से अभिकर्ता या कर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तालमेल बनाए रखते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। तो पहला हम देखें इसके प्रकारों में तो बहुराष्ट्रीय निगम यानी वे निगम, निकाय, संस्थाएं जो एक राज्य के अलावा सिर्फ एक ही देश में न होकर बहुत सारे देशों में होते हैं, ठीक है ना। और इनके बहुउद्देश्य होते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य न होकर बहुउद्देश्य होते हैं, और एक ही देश में न होकर विभिन्न देशों में इनका कारोबार फैला होता है। तो जब एक कंपनी बहुत सारे देशों में फैली होती है तो वह खुद ब खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में योगदान देती है। जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखा, सेल कंपनी, कोका कोला, जनरल मोटर्स, इंटेल, नेस्ले, ये वे एग्जांपल हैं जो आप
डेली रूटीन में कहीं ना कहीं देखते होंगे, जानते होंगे। तो ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं, निगम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अपने अपनी हिस्सेदारी देती है, या ये भी एक रोल है। जैसे एक मूवी के अंदर हम समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर मूवी बना रहे तो कौन उसके करेक्टर होंगे, जैसे ये करेक्टर हो सकते हैं, इसके रोलर हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। फिर दूसरी हम बात करें, गैर सरकारी संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। अब ध्यान रखना, गैर सरकारी संगठन यानी जो सरकारी नहीं है, जो सरकारी नहीं है, यानी एनजीओ। पता होगा, आपने देखा होगा, आपके आसपास भी काफ़ी लोग एनजीओ में काम करते होंगे। और एनजीओ जो है वह नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी होती है, संस्था होती है जो गैर लाभ के तौर पे काम करते हैं। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वह सेवा और हो सकता है किसी राष्ट्र हित को लेकर काम करते हो। जैसे बात करें फ्रीडम हाउस अमेरिका में, इंग्लैंड में, पॉपुलेशन कंसर्न्स, ऐसे काफ़ी हैं। अपने भारत में बात करें हैं काफ़ी ऐसे। तो ये जो एनजीओ हैं वो वर्ल्ड लेवल पे है। और यहाँ पे देखा होगा जैसे अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया, वो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कुएं की सफाई या नहरों की सफाई कर रहा है, ऐसे काफ़ी आपने देखे होंगे। हाँ बिल्कुल, तो वे नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कहते हैं कि सहयोग देना चाहते हैं वर्ल्ड को अच्छा करने में, राष्ट्र हित में, या उनके जो उद्देश्य हैं इस अकॉर्डिंग वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करते हैं। तो इस तरह से वे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। तो काफ़ी गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नई रूपरेखा बनाते हैं, या कुछ सरकारी संस्था हैं वो इस अकॉर्डिंग नियम बनाती हैं। या दो देशों के मध्य विदेशी नीति बनानी है, दो देशों के मध्य विदेशी नीति बनानी है, तो वो ये भी ध्यान रखती है कि मेरी कंपनी कहाँ काम कर रही है, मेरी एजेंसियाँ कहाँ पे हैं, अगर मैं ये नीति बना रहा हूँ तो क्या मेरी जो कंपनियाँ हैं मेरे देश की वो नुकसान में तो नहीं। तो इस तरह से दो देश आपस में प्रकृति, ये नेचर के तौर पर, इनका नेचर भी होता है कि ये जो कंपनियाँ, ये जो प्रकार है इसके, वो भी निर्धारित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होगा। फिर बात करें अंतर सरकारी संगठन यानी वर्ल्ड लेवल पर सरकारी संगठन, वर्ल्ड लेवल पर जिनको सरकार ने मान्यता दी है, जिनको वर्ल्ड लेवल पर सरकार ने मान्यता दी है, तो वो हो गया अंतर सरकारी संगठन। जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ऐसे और भी काफ़ी हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि 2008 में इसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर दिया, इसको विश्व धरोहर सूची माना गया। तो इस तरह से हाँ, जो आपको पता लगा यही वो कंपनी है या यही वर्ल्ड व्यापार वगैरह, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सरकारी दर्जा भी दिया गया है, ये वर्ल्ड लेवल पर अपने जो उद्देश्य है उसको पूरा करती है। जैसे यूनेस्को है, ये विश्व की जितनी भी विख्यात जो विरासत है इनको सजोती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है। तो इस तरह से ये संस्कृति का एक दूसरे के दौरान आदान प्रदान करती है, यानी संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अच्छा बनाती है, एक दो देशों के मध्य संबंधों को अच्छा बनाती है। विश्व के मध्य जो भी घटनाक्रम होता है तो इसके लिए विश्व संसद के तौर पे जाना जाता है यूएनओ, जो विश्व की विभिन्न देशों की संबंधों को बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बनाने में इनका योगदान रहता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय, एक तो क्या होता है कि एनजीओ जो खुद छोटे से देश में भी हो सकते हैं, जो बाहर समझौते होते हैं, लेकिन एक जैसे इसके अपोजिट अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन सरकारी संगठन नहीं है। जैसे एमनेस्टी, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, ये जो इनका उद्देश्य, जैसे रेड क्रॉस है, आपने देखा होगा रेड क्रॉस क्या होता है, ये एक आज़ादी की मिसाल की तरह काम करती है। ग्रीन पीस शांति समझौते को लेकर या विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ये प्रयास करती है। तो विश्व के लिए जब प्रयास करेगी तो इसका प्रयास संबंधों को भी बनाएगा, आपको ये पता होगा। एमनेस्टी बिना जो वर्ल्ड लेवल पर ये इसका काफ़ी हित और योगदान रहता है। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए या इनके कर्ता के तौर पर काम करती है। बिल्कुल। धार्मिक संगठन, जैसे हम बात करें, ऐसे
धर्म है वो हर देशों में फैले हुए हैं। जैसे अपना बात करें मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, तो ये वर्ल्ड लेवल पर सभी देशों में ये धर्म पाए जाते हैं। तो इनकी धर्म की कुछ विशेष संस्थाएं होती है जो इनके नियम वगैरह बनाती है। तो इस तरह से यह एक दूसरे देशों के मध्य संबंधों को भी बनाती है और देशों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार भी करती है। जैसे कि क्रिश्चियन चर्च, रोमन कैथोलिक, वर्ल्ड क्रॉस ऑफ रिलीजन्स, ये धार्मिक संगठन है जो धार्मिक स्तर पर संबंधों को निभाती है, बढ़ाती हैं। फिर है गुरिल्ला या आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन भी है जो दो देशों के मध्य संबंध बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। पता होगा, जैसे हम बात करें ISI, ये यहाँ पे जो नाम दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो नाम दिया है SIS या RC, जो भी नाम दिया जाता है SI, हाँ SIS अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, लिट्टे, ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जो विश्व में अपनी आतंक या धाक को जमाना चाहते हैं, अपने लाभ या अपने गलत फायदे के लिए विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए भी विश्व के विभिन्न संस्थाएं, देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं और कुछ देश इन वजह से संबंध बिगाड़ते भी हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों के एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक कर्ता के रूप में काम करते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में इनका काफ़ी हद तक योगदान होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जस्ट 2 मिनट का जो टॉपिक रहा है कि यानी हमने बात करी है इनकी प्रकारों की बात करी है। अब इनका स्वभाव क्या होता है, प्रकृति, नेचर क्या है, वो हम देख रहे हैं कि इनकी भूमिका, ये देश के लिए क्या रोल अदा करते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर राज्येतर अभिकर्ता है जो संबंधों का निर्धारण करते हैं, इनकी क्या भूमिका है या ये क्या रोल अदा करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में योगदान देती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं राज्येतर कर्ताओं की भूमिका या कहेंगे रोल, ये इनका कितना हद तक रोल रहता है विश्व की राजनीति के संदर्भ में, वो हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा राज्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह कहीं ना कहीं इनके कंधों पर भी टिका होता है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाते हैं और राज्येतरकर्ताओं ने संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद की समस्त अवधारणाओं को ही बदल दिया है। बिल्कुल, ये जो है इन्होंने संप्रभुता जैसी जो बात आती है, संप्रभुता जो एक राज्य, एक राष्ट्र में निवास करती है, संप्रभुता जो एक राष्ट्र में निवास करती है, ये बात आती है कि संप्रभुता एक राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन राज्येतरकर्ताओं ने संप्रभुता को एक अलग रूप में पेश किया है, एक शब्दावली अलग हो गई है, ठीक है ना। और जैसे कि हम बात करें, इन्होंने राष्ट्रवाद जैसी जो विचारधारा थी उसमें भी काफ़ी बदलाव दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब बनाते हैं तो इन्होंने इन जो परंपरागत विचारधारा इसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। आज राष्ट्र की नीतियाँ, आज जैसे हम देखते हैं दो देशों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या हम कहें विदेश नीति बनानी है, क्या बनानी है, विदेश नीति बनानी है, या संधि समझौते होते हैं, या कोई भी निर्णय करना है, या कोई कार्य निर्णय करना है, ठीक है ना, या कोई कार्य वगैरह, तो इन कामों में इनका योगदान है। अब जैसे मान लीजिए भारत अपने विदेश नीति बना रहा है, तो इसलिए वो ध्यान रखेगा कि हमारा WTO के अंतर्गत कितनी हिस्सेदारी है, या फिर जो UNO है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसा है, उस अकॉर्डिंग वो नीति बनाता है, उस अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, ठीक है ना। और ये उसके संबंधों को बनाते हैं। एक अगर देश से अगर अच्छी संबंध बनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसकी एक अच्छी छवि बनती है, एक अच्छी उसकी साख बनती है। तो कहीं ना कहीं हम अगर कहें तो ये जो राज्येतर जो करता है, ये काफ़ी हद तक
विदेश नीति को बनाने के लिए एक जिम्मेदारी तौर पे काम भी करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसकी कुछ और बातें। तो इनके द्वारा हम बात करें राज्यकर्ता हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी शक्तिशाली है। जैसे हम WTO तो वाणिज्य स्तर पर है, आर्थिक संगठन हुआ, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के रूप में भी उभरे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो आर्थिक स्तर पर काम करते हैं तो आर्थिक संबंधों को बनाते हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक संबंधों को बनाते बिगाड़ते हैं, और कुछ ऐसे संगठन हैं जो सांस्कृतिक संबंधों को एक दो दूसरे देशों के मध्य बनाते हैं। तो अब विभिन्न देशों की जो नीति है या जो संबंध है दो देशों के मध्य वो इन आधारों पे बदल गए हैं, यानी इन क्षेत्रों को भी ये राज्य स्तर जो भी करता है वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करें, राज्य स्तरकर्ताओं ने न केवल विद्यमान राष्ट्र व्यवस्था को प्रभावित किया है अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्ल्ड लेवल पर भी राष्ट्रीय राज्यों की भूमिका में जबरदस्त परिवर्तन किया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंत निर्भरता की दिशा में इस गति से आगे बढ़े हैं कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने राष्ट्र राज्यों की भूमिका गौण कर दी है। कुछ तो ऐसे संगठन राज्यस्तर संगठन हैं करता हैं जो एक राज्य से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम बात करें जनरल मोटर, एप्पल, ऐसे कुछ 2-3 संगठन अमेरिका के, उनकी आमदनी भारत की आमदनी के बराबर है। कुछ छोटे मतलब कुछ फेमस संगठन जैसे एप्पल है, जनरल मोटर है, ये अमेरिका के कुछ प्रभावशाली संगठन है। तो ये 3-4 माह के अमेरिका के जो है इनकी अर्निंग है वो भारत की अर्निंग के बराबर है। तो इस तरह से संबंधों को काफ़ी हद तक ये प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादी संगठन है वो तो वर्ल्ड की नीति को ही बदल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पूरी तरह बदल देते हैं और दो देशों के मध्य पूरे संबंधों को ख़त्म या बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इनके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बढ़ते हैं और काफ़ी हद तक विकसित भी होते हैं और समाप्त भी होते हैं। अगर फाइनली हम देखें और संक्षेप में कहें तो राज्यस्तरकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में राज्यकर्ताओं से भी अधिक सक्रिय हैं, यानी जितने राज्य एक्टिव नहीं होते ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने तो ये राज्य के अलावा जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी संगठित मतलब सक्रिय होते हैं और योगदान देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में। और इसके अलावा फिर भी इनके कारण विविध प्रकार के झगड़े और तनाव भी होते हैं। यानी कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी ये राज्य तरह से संगठन है कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ खराब चीज़ें भी होती है इनके साथ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आतंकवाद हुआ तो ये कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि नेचर में ही ऐसा है। तो बहुराष्ट्रीय निगम के स्वरूप वाले कर्ता नव उपनिवेश लाने वाले अभिकरण के रूप में भी काम करे। बिल्कुल जैसे ब्रिटेन भारत में उपनिवेश के तौर पे आया था और कब्जा किया था, तो वैसे ही बाहरी जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं वे एक उपनिवेशवाद की व्याख्या करें, नई उपनिवेशवाद की, और वह एक दूसरे देश को काफ़ी हद तक प्रभावित भी करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में, यानी ये जो संगठन संस्थाएं हैं राज्य के अलावा ये काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्याख्या करने में उनको समझने में सहयोग देती हैं और बदलाव में भी योगदान देती है। गैर राज्यकर्ताओं की बढ़ती गतिविधियों के कारण विभिन्न देशों के नागरिकों में आपसी संबंध भी विकसित हुए हैं। आज लोगों के साथ संबंध काफ़ी घनिष्ठ होते जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के योगदान में, उसके क्रियान्वयन में, उसके सफल में, उसके बिगाड़ने में भी इनका योगदान रहता है। तो आई होप मेरे सभी प्यारे जो विद्यार्थी हैं और फ्रेंड्स से आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसमें कितना इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ग्रहण की है। कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो ज़रूर शेयर करें, अदरवाइज़ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।